Yes, hello friends. This is Jyoti Shukla. Welcome all in this UPSC EPFO PYQ सीरीज. इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए अभी हमने प्रीवियस में 3 साल के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है. तो कुल 9 पार्ट्स में सारे PYQ के सीरीज जो है वो हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 2012 के क्वेश्चंस जो कि EPFO में पूछे गए हैं. तो 2012 में पहला जो क्वेश्चन था आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है. इफ़ 20% ऑफ P इज इक्वल टू 30% ऑफ Q इज इक्वल टू आपका दिया है 1/6 ऑफ R, देन PQR का रेशियो क्या होगा आपको बताना है. हिंदी में आप देख सकते हो P का 20%, Q का 30%, R का 1/6, तो PQR का जो है वो रेशियो आपको बताना है. तो इसे आप सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे? इसका परसेंटेज निकालो. P का 20% इज इक्वल टू Q का 30% इक्वल R का 1/6%. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आराम से लिखो P इंटू 20/100 इक्वल Q इंटू 30/100 इज इक्वल टू R इंटू 1/6. यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे. 21 जा 20, 25 जा 100, तो क्या आपका आ गया P/5. यहाँ से 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 3Q/10 इक्वल R/6 इक्वल K. अब यहाँ से देखो P इज इक्वल टू 5, ये इक्वल हमने K जो है एक कांस्टेंट जो है वो लेट कर लिया है. तो P इज इक्वल टू इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू 5K हो जाएगा आपका. क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 5K. जस्ट सेकेंड. हाँ, P इज इक्वल टू 5K. उसी तरीके से Q इज इक्वल टू आपका क्या हो जाए. देखो अगर आपने ऐसे लिखा P/5, एक स्टेप अगर आप और करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि P/5 इज इक्वल टू K. तो आपका क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो गया आपका 5K. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने दूसरे वाले को किया 3Q/10, यानी कि आपने ऐसे लिखा 3Q/10 इज इक्वल टू K, तो आप क्या लिखोगे? Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10K, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट मीन्स 10K/3. ठीक है. उसी तरीके से C आपका दिया हुआ है, ये आपका थर्ड वन इज R/6. ठीक है. R/6 इक्वल K है. ये देखो R/6 अगर मैं इधर लिख दूँ ऊपर R/6 इज इक्वल टू K, तो मतलब आपका क्या हो गया? R इज इक्वल टू क्या आ गया? 6K. R इज इक्वल टू 6K. ठीक है. तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिख लिया, तो आपका क्या निकल करके आया? अगर P का हम देखें तो 5K, इट मीन्स 5, और Q आ गया 10/3, यानी 5:10/3 रेशियो R आपका क्या निकला? 6. ठीक है. तो आप ये लिख लोगे, यानी PQR रेशियो 5:10/3 अब इसका अगर ना इधर आप मल्टीप्लाई करो तो 3×5 = 15 एंड 3×6 = 18 इधर हो जाएगा, यानी 15:10/18 आपका जो है वो निकल करके आएगा. तो यहाँ पर आपका कौन सा रेशियो है, कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में. और यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई पेड़ वार्षिक रूप से अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ जाता है यदि पेड़ इस समय 64 सेंटीमीटर ऊंचा है और 2 वर्षों बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी. ठीक है. तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. मान लो कि इसकी ऊंचाई जो है वो मान लो क्या दिया ही है, ऊंचाई कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर. तो वर्तमान ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर. अब इसमें 1/8 बढ़ जाता है, तो 64 का 1/8 अगर आप निकालोगे, आप इस तरीके से लिख लो, यानी कि दोनों ऐड हो जाता है ना, तो 64 प्लस 64/8 यानी 64 का 1/8. तो इसको आप अगर कैंसिल करोगे 8 से 64 हो जाएगा, यानी 64 + 8 कितना आ गया आपका? 72 सेंटीमीटर. यानी एक साल में वो बढ़ करके कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर हो गया. अब इसी तरीके से दूसरे साल भी ऐसे हो जाएगा. ठीक है. दूसरे साल भी ऐसे लिख दो 72 + 72/8. अब ये 8 9 जा 72, यानी 72 + 9 आपका कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर. तो दूसरे साल वो बढ़ करके कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इन दोनों को ही ऐड कर लो. ठीक है. तो ऐड क्या करना है? 2 साल में हो ही गया आपका 81 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया. या आप किसी दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो कि 64 1 + 1/8 का स्क्वायर, तो आपका डायरेक्टली 81 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका 81 सेंटीमीटर जो है, ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है. थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. और यहाँ पर दिया हुआ है किसी त्रिभुज GHL की भुजा दिया हुआ है. GH दिया है 65 सेंटीमीटर, HL दिया है आपका 75 सेंटीमीटर, LG दिया है 80 मीटर. तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको ना ये फार्मूला पता होगा, ये आपका हेरोन्स फार्मूला है. ठीक है. हेरोन्स फार्मूला. और आपने ये हेरोन्स फार्मूला से अगर आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी S निकालेंगे. तो S इज इक्वल टू आपका ये तीनों साइड आप ऐड कर दोगे. क्या होता है? तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाता है. तो ये तीनों साइड ऐड कर दिया तो आपका डिवाइड करने के पर 110 आ गया. अब त्रिभुज का फार्मूला जो होता है वो होता है S - A इन रूट S - A S - B S - C. तो यहाँ पर S आपका आ गया है
110 s माइनस ए मतलब हो गया फर्स्ट साइड, बी मतलब हो गया सेकंड साइड एंड सी मतलब हो गया थर्ड साइड। तो 110 माइनस 65, 110 माइनस 75, 110 माइनस 80। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 2280 मीटर स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दिया हुआ है कि सेट दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है, एक डेटा टेबल दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो सेट नंबर है और नंबर ऑफ डेटा दिया है 9, 12, 15, मीन वैल्यू दिया है 8, 7, 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1.6, 1.2, 1.4। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, सभी दत्त समुच्चयों में पर एक साथ विचार करते हुए समग्र माध्य आपको निकालना है। ठीक है, अब माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माध्य इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये संख्या बड़ी मानक विचलन, तो आप जितनी संख्या है उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई जो मानक विचलन है उसको भी आप ऐड कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 8.50। इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये आपका 4 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखो तो दिस इज गिवन हियर, एक सेकेंड, 4 के बाद आपका 5 नंबर नहीं है क्या, ये कौन सा आ गया, ये तो 39 आ गया, एक मिनट ऊपर नीचे हो गया, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अरेंज नहीं है ये, थोड़ा सा एक सेकंड रुकना। ये रहा बिल्कुल। नेक्स्ट आपका ये 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तो देख लेते हैं। कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित औसत चाल से चलकर 63 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आपको देखना है तो इंग्लिश में आप देख सकते हो या हिंदी में, जो आपको सुटेबल लगे। तो तय करती तत्पश्चात यह रेलगाड़ी मूल चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस यात्रा को पूरी करने में 3 घंटे का समय लगता है। रेलगाड़ी की मूल माध्य चाल क्या होगी, तो अब आपको इसको निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक चाल नहीं दिया है तो मान लो x1 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम जो है वो भी आप मान लो t1 है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। x1 इज इक्वल टू, अब हमने x1 निकाला, इट मींस चाल हो गया x, हमने क्योंकि लेट किया है, दूरी दिया हुआ है आपका 63 और टाइम हमने t1 माना है। और सेकंड केस में अगर आप देखो तो x प्लस 6 यानी 6 आपका बढ़ गया है ना। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 घंटे अधिक, अगर 6 घंटे अधिक हो गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 72 अपॉन t2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये बना लिया। अब t1 प्लस t2, अगर आपने दोनों t1 प्लस t2 का मान ही दिया है कि दोनों का टाइम जो है दोनों का मिला करके वो 3 घंटे में लग रहा है, तो t1 प्लस t2 आपका हो गया 3। ठीक है, अब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब इसी इक्वेशन के अनुसार अगर आप रखोगे तो 63/x हो जाएगा। ठीक है, 63/x, और दूसरा आपका हो जाएगा 72/x प्लस 6। देख रहे हो ना, इसी इक्वेशन से आपका बनाया गया है, इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपका फाइनली 42x इज इक्वल टू 42 एंड -3 आ जाएगा। तो आपका जो हम नंबर लेते हैं वो जानते हो कि पॉजिटिव में जो नंबर होता है उसको हम लेते हैं, तो -3 को हम नेगेटिव कर देंगे और 42 जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका जो स्पीड होगा वो आएगा आपका 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पर, और ये है आपका किसी 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले लौह दंड को खींचकर एक समान मोटाई वाली 18 मीटर लंबे तार में बदल दिया गया है। तार की मोटाई क्या है, अब देखो तार की मोटाई निकालने के लिए हमें वैसे यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। इसका सोल्यूशन में एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर लंबे लोहे के दंड का आयतन। अब आयतन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये हो गया आपका पाई का वैल्यू 22/7, 1/2 इंटू 8 आपने वैल्यू रख दिया, और इसको जब सॉल्व किया तो आगे आपका 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब लंबे तार का आयतन अगेन आपका ये हो जाएगा 22/7, मोटाई अपॉन 2 और मोटाई अपॉन 2 इंटू 1800। इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया 450 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों स्थितियों में क्या कह रहा है कि आयतन समान होना चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वल कर लिया। जब इक्वल कर लिया तो मोटाई इसकी निकल करके आई 1/15 सेंटीमीटर। तो 1/15 सेंटीमीटर हम ऑलरेडी जो है वो टिक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 7th नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह रास्ते के किनारे के किसी स्टेशन के 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में होते हुए बिना रुके गुजरती है। प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी के पूरी तरह से गुजर जाने में व्यतीत कितना समय कितना है, तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी।
तो आप देख सकते हो कि रेलगाड़ी की चाल आपका दिया है 72। अब ध्यान देना, इसको ना चेंज किया गया है यूनिट, क्योंकि ये 72 किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर को ध्यान देना इस चीज़ को कि किलोमीटर पर आवर को जब आपको मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 × 5/18, तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान दिया आपने कि जब ये किलोमीटर में था तो ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर था, और सेकंड में बदला हमने तो कम हो गया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट को चेंज किया गया है। अब देखो कुल लंबाई देख लो, आपका 600 + 60, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, 600 + 60 आपने ऐड किया तो आपका 660 हो गया, एंड उसी के साथ में समय जो लगेगा वो 660 / 20 आप कर दोगे तो आपका हो जाएगा 33 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, और रिवीजन करने के लिए और ये सारी चीज़ों के साथ में रिलेट करते हुए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ। 8th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रेलगाड़ी ए 75 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। रेलगाड़ी बी 125 मीटर जो है वो लंबी है और ए की विपरीत दिशा में, ध्यान देना विपरीत दिशा में बोल रहा है, 36 किलोमीटर पर आर की एक समान चाल से चल रही है। अगर ये रेलगाड़ियाँ किसी द्विपथ मार्ग खंड पर, ठीक है, अब देखो 8th नंबर के बाद आपका दूसरा पेज यहाँ पर है, हाँ, एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की एक समान दूरी पर पूरी तरह गुजरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे आप। तो यहाँ पर सोल्यूशन भी आप देख सकते हो कि कुल लंबाई हम दोनों को ऐड कर देंगे, इट मीन्स 200 मीटर हो जाएगा। अब दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल की बात करेंगे तो इन दोनों को आपको दोनों ही चाल को आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन हमने बोला कि 5/18 क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना मीटर पर सेकंड। तो इसको 90 × 5/18 किया तो 18 5 जा 9 आपका हो गया 90, और 5 × 5 इट मीन्स 25 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय तो 200 / 25 किया तो 25 8 जा आप जानते हो कि 100 होता है, 200 होता है, तो आपका 8 सेकंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का बृहत्तम अभिज्ञेय समुच्चय वायु मुख्यतः किससे जो है वो नियंत्रित होता है, तो ये जलवायु। आप जानते हो कि मतलब जलवायु में अगर परिवर्तन होता है ना तो सारी चीज़ें यानी कि सारा इको बैलेंस जो है वो बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स जलवायु का एक सही होना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। देख रहे हो आप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के हमारे मौसम वगैरह में इतना ज़्यादा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। डिस्पाइट हैविंग ह्यूज कोल रिजर्व इन आवर कंट्री वाई डू वी इम्पोर्ट मिलियन ऑफ टन। तो देखो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला होने के बावजूद हम लोग जो है वो आयात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ध्यान देना। बहुत सारे यूपीएससी सीएससी के भी एक बार अपना गो थ्रू हो लेना यूपीएससी सीएससी के भी क्वेश्चन से। अभी 2023 का जो है वो हुआ है एग्जाम, तो मे बी वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देखने को मिल जाए, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। तो यहाँ पर भारत क्यों जो है वो कोयले का इंपोर्ट जो है वो कर रहा है, तो भारत की सरकार की यह नीति है कि अपना कोयला भंडार भविष्य के उपयोग के लिए बचा कर रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अभी अन्य देशों से आयात करे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ जो है ना कोयला अच्छी क्वालिटी का होता ही नहीं है। दूसरा है हमारे देश में अधिकांश तापीय संयंत्र कोयला आधारित हैं और उन्हें हमारे कोयला खदानों से पर्याप्त कोयला पूर्ति नहीं मिल पाती, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड वन इस इस्पात संयंत्रों को वृहत मात्रा में कोककारी कोयले की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं है। कोककारी कोयला अन्य देशों से आयात करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो आपका 2 और 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा, तो इसके बारे में आपको कोयले की गुणवत्ता वगैरह के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है शरीर द्रव्यमान, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI परिकलन के लिए व्यक्ति के भार केजी में किसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि किसका भाग देते हैं, भार का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, या ऊंचाई का वर्ग मीटर वर्गमूल मीटर स्क्वायर, या विटामिन की अंतर्ग्रहण मात्रा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऊंचाई का वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये है आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, ये नीचे से ऊपर की तरफ मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन में 12 नंबर क्वेश्चन पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान में औद्योगिक संबंध नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए बीच शक्ति कर्मचारी के बीच शक्ति प्रदर्शन के बजाय बाह्य बाजार बलों से अधिक प्रभावित है। ऐसा नहीं है, ठीक है, शक्तियों पर बल्कि ज़्यादा प्रभावित है, बाह्य बाजार बलों पर प्रभावित नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। विश्व व्यापारीकरण ने प्रतियोगिता को इतना अनिवार्य बना दिया है कि संघ और उत्पादकता रोकने जैसी
उनकी चालें अब किसी काम की नहीं है। तो ये सही है बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और दूसरा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। खैर ये स्टेटमेंट ही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन में, भारत में प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप देखो तो बहुत से ऐसे अगर हम ईस्टर्न राज्य में देखें, ठीक है, अपने ईस्टर्न राज्य में, तो वहाँ पर 2-2 3-3 स्टेट का आप देखोगे कि एक ही हाई कोर्ट है और उसी से काम जो है वो चल रहा है। दूसरा दिया है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की का एक उच्च न्यायालय होना उपबंधित है। हाँ, उपबंधित तो है लेकिन ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है वो सही है। इट मीन्स यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि पहला ऑप्शन जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात करें कि तो संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा कि मुंबई जो उच्च न्यायालय है ना, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, गोवा भी आता है। तो गोवा का अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, वो जो है वो मुंबई वाले उच्च न्यायालय में ही उसका जो है वो काम जो है वो होता है। दादर नगर हवेली दमन दीव, ये आप जानते हो यूटी है। यहाँ पर खैर देखो अलग अलग कर दिया, दादर नगर हवेली दमन दीव, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन दोनों को ही मर्ज करके एक यूटी कर दिया गया है, एक यूटी जो है वो बना दिया गया, तभी तो 8 यूटी हो गए, अदरवाइज 9 यूटी रहते। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता जो है वो भी, वहाँ पर भी पश्चिम बंगाल और जो आपका यूटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका भी यही है। गुवाहाटी की अगर बात करें तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो देख रहे हो 1 2 3 4 ये 4 स्टेट की एक ही जो है वो हाई कोर्ट है। केरल का आपका केरल व लक्षद्वीप आप देख सकते हो, मद्रास का तमिलनाडु वो पांडिचेरी, और पंजाब हरियाणा और पंजाब का आपका पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसमें आपका पंजाब का भी देखा जाता है, हरियाणा का भी, और चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्यों अलग से, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो आपका एक यूटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दिया हुआ है संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वास्तविक लोकतंत्र का सामाजिक तत्व और आर्थिक आधार प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा आप अगर देखो तो दूसरा आपका दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व निर्देश मात्र हैं जिन्हें सरकार को नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना होता है और वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम कहें एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का रीजन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप डीपीएसपी के बारे में जानते हो कि फिर जो है वो भाग 4 में आता है, 36 से 51 तक जो है वो इसमें दिया हुआ है। डीपीएसपी में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो याद रखेंगे, जैसे कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल 40 जो है वो क्या बताता है, ये आपको बताता है कि जो है पंचायती राज के बारे में, जो कि महात्मा गांधी जी का विजन था। ठीक है, 45 वहीं पर आर्टिकल 45 की बात करते हैं तो ये शिक्षा से संबंधित है, यानी कि आपने ये देखा होगा कि उसी को जो है मॉडिफाई करके अनुच्छेद 21A जो है वो बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है 43B में, ठीक है, तो उसको भी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कथन 1, किसी भू तापीय कुंड से विद्युत शक्ति उत्पादित करने के लिए 180 अंश से ऊपर का तापमान आवश्यक है। बिल्कुल सही है। भाप टरबाइन चलाने के लिए उच्च तापमान की भाप प्रयुक्त होती है, ये भी सही है, और रीजन भी सही है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन भी सही है, तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में कौन सा एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग में था? तो अगर देखो चाय, कपास और चीनी, तो आपका ना चीनी नहीं होगा, जूट, रेशम और कपास दिया हुआ है। तो आपका जो रेशम है ये भी आप अगर उधर देखो तो इट मीन्स कि अगर आप चाइना दिया होता तो शायद वो सही हो जाता, ये भी गलत हो जाएगा। कपास, जूट और कोयला खदान ये बिल्कुल सही है। चीनी, रेशम और इस्पात, यहाँ पर अगेन इस्पात दे दिया है, चीनी दे दिया, ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रीय परियोजना नामतः काशा 1000 सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 किसके क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बिजनेस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 18 नंबर आप देख सकते हो ये दिया हुआ है कि द एंड गोल ऑफ द जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम, जो जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम है ना, उसका क्या उद्देश्य वगैरह है और उसके बारे में दिया है, तो उसको आपको देखना है। संस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास करना। दूसरा है प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना। तीसरा है सगर्भता और प्रसूति के कारण मजदूरी में हुई हानि संवरण का प्रयास करता है। तो ए ऑप्शन इसका जो सही है वो सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में दिया है, विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु से संबंधित है, क्लाइमेट से संबंधित है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो क्योटो जो है वो जापान का शहर है। ठीक है,
जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तीसरे सम्मेलन, देखो ये कौन सा सम्मेलन था, तीसरा सम्मेलन था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें इसको जो है वो स्वीकार किया गया था। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। कभी ये पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बाध्यकारी है या नहीं है। कभी एक स्टेटमेंट दे सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यकारी नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत संधि में शामिल 37 विकसित देशों ने सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2008 से 12 तक 5.2% कटौती का प्रावधान किया है। तो ये आपने कुछ प्रोटोकॉल जो है वो आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, और ये दिया है किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से किससे खतरा हो सकता है? भूमंडलीय तापन, आवासों का विखंडन, वाह्य जातियों का हमला, शाकाहार को बढ़ावा देना। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, 1, 2 एंड 3 इन सबसे हो जाएगा। शाकाहार को बढ़ावा देने से जो है वो प्लांट्स एटलीस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा बुआई वगैरह करेंगे ना, तो एनिमल्स क्या होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे, तो जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, ना कि उनका विखंडन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वल्चर। यहाँ पर वल्चर के बारे में दिया है कुछ वर्षों पूर्व। देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कुछ वर्षों पूर्व हमारे देहातों में गिद्धों का पाया जाना बहुत आम था, जो आजकल कभी कभार ही दिखाई देते हैं। हम इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ठीक है, पहले अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे एरियाज में जो है गिद्ध पाए जाते थे, पर आज के टाइम पर नहीं दिखाए जाते। मेरे एरिया में, मेरे गाँव साइड में खुद ही बहुत ज़्यादा जो है वो गिद्ध वगैरह दिखाई देते थे, लेकिन आज के टाइम पर दिखाई नहीं देते थे। जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर करके जो है वो कहीं पर अगर कोई एनिमल वगैरह फेंक दिया जाता है तो फेंक दिया जाता था, इवन आज भी फेंक दिया जाता है, तो वो जो है वहाँ पर बहुत सारे गिद्ध वगैरह देखने को मिलते थे, पर आज के टाइम पर तो नहीं दिखाई देता है। नई हमलावर जातियों द्वारा उनकी नीड़ स्थलों का विनाश। दूसरा है पशुपालकों द्वारा अपने बीमार मवेशियों द्वारा उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषध, उनके लिए उपलब्ध खाद्य का अभाव, उसमें निरंतर और घातक बीमारी बड़ी मात्रा में फैलना। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो इसमें ना डाइक्लोफेनिक एक दवा होती है, उसको अगर पशुओं को दिया जाता था तो इससे जो है वो गिद्ध भी खाते थे पशु को, और गिद्ध खाते थे तो उनको भी जो है वो हानि होती थी, और वो बहुत ही जल्दी उनका डेथ भी हो जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डाइक्लोफेनिक सोडियम की एक दवा होती थी, जिसको खा लेने से पशु मर जाते थे। इट मीन्स पशु किसी भी कारणवश अगर मरा, ठीक है, पशु इससे नहीं मरता है डाइक्लोफेनिक से, अगर मान लो किसी कारणवश जो है वो मरा और वो उसने दवा खा रखी थी, तो उस एनिमल को अगर गिद्ध ने खाया तो वो 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु भी हो जाती थी, इवन हो जाती थी ही नहीं, और इसी के साथ में ना उनकी जनन क्षमता पर भी प्रभाव जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पर अगर आए तो यहाँ पर दिया हुआ है 22 नंबर पे, हु वोन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड UEFA यूरो 2012। आपने ये देखो 2012 का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो है फर्नांडो टोरेस को मिला था, लेकिन अगर इस साल का पूछा जाएगा 2023 में, तो ये अर्लिंग हॉलैंड जो है वो उनको मिला है 2022 का। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना, क्योंकि इसी बार ना फीफा में भी गोल्डन बूट मिलता है, तो वो आपका किलियन एम्बापे को मिला है, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और ये आप ध्यान देना, फीफा से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी फीफा जो है अवार्ड होता है, फीफा जो है इट मीन्स यू कैन से दैट की जो है वर्ड क्या बोलते हैं उसको, ये गेम होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन ग्लोव किसको मिला, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इवन मैंने एक शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाया है, 2 पेज का मात्र है, उसमें 2 पेज में मैंने बहुत सारे पुरस्कार वगैरह से लेते हुए सारी चीज़ें जो है वो कवर किया है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ तैयारी वो है कर ली होगी। तो फीफा कहाँ पर हुआ था 2022 वाला, तो ये आपका हुआ था कतर में। ये फर्स्ट टाइम जो है वो किसी अरेबियन कंट्री में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कतर का जो कैपिटल है वो दोहा है, तो वो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। तो ये आपका था 22 नंबर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 सेकेंड, 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 था सॉरी, तो 23 के बाद आपका आ जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, और 22 था सॉरी। तो ये आपका 23 में अगर आप देखो तो फॉलोइंग सेट यहाँ पर दिया है कि देशों के किस समुच्चय में केवल संघ है। तो यहाँ पे फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पर केवल संघ है। तो अगर आप भारत देखो, पहली बार तो आप भारत में संघ नहीं है। ठीक है, फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फेडरेशन की बात करते हैं, तो भारत जो है वो फेडरेशन नहीं है, बल्कि भारत जो है वो दोनों ही चीज़ों को, इट मीन्स संसदीय व्यवस्था और फेडरेशन दोनों का ही मिला जुला रूप है। तो भारत जहाँ है वहाँ तो काट दो आप सीधे सीधे। ठीक है, ये भारत हो गया और ये भारत हो गया।
ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका कट गया, तो दूसरा और तीसरा बचा, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया, नाइजीरिया और ब्राजील में आपको फेडरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। स्टीव जॉब्स, यहाँ देखो ये भी करंट का क्वेश्चन रहा था। इट मीन्स कि ये कुछ CEO वगैरह हैं उनके बारे में दिया हुआ है। स्टीव जॉब्स गूगल, सेल, सैडबैग, एप्पल, ये मैच करना है। CEO प्रेजेंट टाइम में जो CEO हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एप्पल के CEO उस टाइम पर स्टीव जॉब्स थे, बट प्रेजेंट टाइम में जो है वो टीम कुक हैं, ठीक है। आपको ध्यान, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल टीम कुक जो है वो इंडिया आए थे और इंडिया में उन्होंने मुंबई में, दिल्ली में, तो उन्होंने अपना जो है वो ऑफिस जो है वो खोला ना। तो ये चीज़ें आपको ना इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। फेसबुक में आपको पता होना चाहिए कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो इसके CEO हैं। गूगल में सुंदर पिचाई जो है वो अपने इंडियन है, वो अपने CEO हैं। याहू के जिम लैजोन, ये देखो उस समय, ये पूर्व का है, ठीक है, जब 2012 में हुआ था पेपर, उस समय का करंट अफेयर है, बट प्रेजेंट टाइम में आप इसको अपडेट कर लेंगे एक बार से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 24 के बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन। एंड 25 में आपका दिया हुआ है कि ये बुक दिया है, ठीक है, बुक दिया है और उसके आथर दिए हैं, तो इसको आपको मिलाना है। राहुल द्रविड़, टाइमलेस स्टील और एस समर, तो इसको अगर आप देखो तो इसको मैच करना है। तो राहुल द्रविड़, स्टीव बॉक्स, और ये अगर आप देखो राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ ने ग्रेग चैपल आई थिंक जो है वो लिखा है। राहुल द्रविड़, देखो पुस्तक का नाम है, राहुल द्रविड़ ने नहीं लिखा है, राहुल द्रविड़ टाइमलेस स्टील ये लिखा है ग्रेग चैपल ने। तो पहले का अगर दूसरा हो गया तो ये देखो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके कट गए। और सचिन A100 नाउ जो है वो कृष्णा स्वामी ने लिखा है, ठीक है। तो C का 4 आपका, C का 4 आपका, ये देख लो, हाँ ये C का 4, तो ये आपका D ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के भी आप इस तरीके से मैच कर लोगे। यहाँ पर देखो ये सीधे सीधे आपका मिला हुआ है। इट मीन्स राहुल द्रविड़ ग्रेग चैपल और ऑन एस समर आपका हो गया नासिर हुसैन। सचिन A100 नाउ वी कृष्णा स्वामी, और आपका ओपनिंग अप माई ऑटोग्राफी जो है वो माइकल एथर्टन। बेसिकली ये जो है ना ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय जो बुक्स जो है वो चर्चा में थी, तो प्रेजेंट टाइम में जो भी बुक जो है वो चर्चा में है उसको एक बार आप जरूर कूद रो लेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी समाचार में क्यों है। देखो दलवीर भंडारी काफ़ी ज़्यादा दिन तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका जो है वहाँ पर जो है ये महानिदेशक बने रहे। एक मिनट, सॉरी, ये है आपका, वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो ये हेग में है, हेग में, ठीक है, हेग में। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए हेग कहाँ, किस कंट्री में है। तो हेग जो है ये नीदरलैंड का कैपिटल है, नीदरलैंड का जो है आपका कैपिटल है, वो आप देख सकते हो, नीदरलैंड का कैपिटल। और यहाँ पर जो है इसमें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें अभी तक 4 लोग जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं। एक BR राव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1973 से 88, और RN पाठक जो है 89 से 91, और चौथे अपने दलवीर भंडारी जी जो कि 12 से लेकर के 18 तक थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो ये आपका था 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एंड 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगेन आपका हेड और इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया है। हेड एंड इंस्टीट्यूशन को जो है आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखो किम विश्व बैंक के अध्यक्ष, कमलेश शर्मा और क्रिस्टिन लगार्डे, खैर ये सारे के सारे चेंज हो गए हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आप अपडेट जरूर कर लेंगे। तो देखो आप यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अगर विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में अभी पूछा भी गया है, जो है वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, और UPSC और UPPSC के भी जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी देखने को जरूर आपको मिल सकते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। और कॉमनवेल्थ के जो वो हैं प्रमुख हैं वो हैं ये पैट्रिशिया, आपको याद रखना होगा। IMF ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो स्टार मार्क कर देती हूँ, ये भी IMF और विश्व बैंक जो है ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IMF के जो हेड है वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जेवा, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन कमीशन की जो महासचिव हैं वो हैं इल्जे, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप देखे रहना और याद रखना। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, किसी कृषक के पास बिना सिंचाई की सुविधा वाली लगभग 2 हेक्टेयर वर्धा सिविल भूमि है, यह किस प्रकार की फसल उगाना पसंद करेगा, ठीक है। तो ज्वार, देखो जहाँ पर ना पानी नहीं होता, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस साल 2023 को हमने
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया है। मिलेट ईयर क्यों घोषित किया है? क्योंकि देखो बहुत सारी जगहें जो होती है, बहुत सारी जमीन जो है ना वो बंजर होती जा रही, बैरन होती जा रही। तो ये अपने नरेंद्र मोदी जी का, अपने इंडिया का ये सुझाव था कि इस साल मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया जाए। तो इसीलिए मिलेट ईयर इस साल जो है वो बनाया जा रहा है। और अपने इंडिया में तो कुछ खास ही ज़्यादा इसका प्रभाव आप देख सकते हो कि हर एक स्कूल में, इवन CBSE ने भी इसको बोला कि सारे बच्चों को जागरूक किया जाए और इसके लिए सेमिनार वगैरह विभिन्न तरीके के होते रहते हैं। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा, ज्वार और अरहर जो है ना ये बिना पानी के भी हो सकते हैं, लेकिन कपास नहीं हो सकता और आलू भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम, और नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया है और मैच करना है। तो अगर बुक्सा देखो तो ये वेस्ट बंगाल में है, पेरियार आपका केरला में है, सरिस्का जो है वो आपका राजस्थान में है, और वन्य गर्दभ जो है वो गुजरात में है। तो अगर आप मिला लो तो ए का हो गया आपका 3, ए का 3। तो ये देखो ऐसे ही पहले ही ऑप्शन से 2 ऑप्शन कट गया, ए का 3 हो गया, बी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन पर। लाल मिट्टी के बारे में आपका कौन सा सही नहीं है? तो ये ह्यूमस में समृद्ध होता है, ऐसा नहीं है। ये पोटास में समृद्ध होता है, बिल्कुल नहीं। ये लोहा में, बिल्कुल ये लोहा में समृद्ध होता है, तभी तो ये रेड कलर का दिखता है। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अगर बोल रहा है ये ज्वालामुखी से उद्गम, तो ये नहीं, ये जो है ये काली मिट्टी की विशेषता है, ब्लैक सॉइल की जो है ये विशेषता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में अगर आपको जानना है लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, बुंदेलखंड, इन रीजन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 के बाद आपका 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, इट मीन्स अब यहाँ पर पूछ रहा है गन मेटल में जो एलॉय होता है वो कौन कौन सा होता है। तो ये आपका तांबा होता है, टीन होता है, जस्ता होता है, और उसी के साथ में लेड भी होता है। और कितने कितने परसेंट होता है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो तांबा जो होता है इट मीन्स जो स्टील है, जो आपका कॉपर है, सॉरी कॉपर जो है वो 85% है, टीन जो है एसएन जो है आपका 5% है, एंड 5% लेड आपको देखने को मिलता है, एंड 5% जिंक यानी कि जस्ता आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी प्रारूपिक द्रव्य का वैद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाए, इट मीन्स रेसिस्टेंस जो है ना वो 0 हो जाए अचानक से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, सी। अब सुपर कंडक्टर की खोज किसने की थी? तो सुपर कंडक्टर की खोज जो है वो 1911 में नीदरलैंड की भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओन्स ने किया था। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब भी जो है आपका प्रतिरोधकता इट मीन्स रेसिस्टेंस 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर जो होता है जो सिलिकॉन इट मीन्स 2 जो है जैसे कि सिलिकॉन और आपका हो गया जर्मेनियम, इनको 2 इम्प्योरिटीज़ को मिलाकर के बनाया जाता है, तो वो सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी हमेशा रहती है। तो उसको भी एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। बिजली की फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु में क्या होता है? देखो जो फ्यूज होता है ना, आप सबको पता होगा कि सभी के घरों में बोर्ड होता है, बोर्ड में जो है वो फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का काम क्या होता है कि ये मतलब कि इतना अच्छा हो, इट मीन्स कि इसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी हो, लेकिन दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ या बहुत ज़्यादा लाइट आई तो वो अपने आप खुद ही मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब बिल्कुल अगर तेज हुई लाइट वगैरह तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो उस पर और बाकी किसी चीज़ का, ताकि वायर जो है वो अलग हो जाए और बाकी डिवाइसेस में जो है वो इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये आपने होप सो आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आप देख लो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 1 लाइनर और बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रैम फिर से अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप देख लो तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका हो जाता है, नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू को हम जो है वो ब्रेन बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अगर आप देखो 37 नंबर क्वेश्चन पर, एक तकनीकी जिसमें डाटा को 2 द्विक डिस्कों पर, ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें तो द टेक्निक इन विच डाटा इज रिटन इन 2 डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो ये आपका हो जाएगा मिररिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता था क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेटिंग दिया है, कॉपिंग दिया है, ये लग रहा है कि इसी तरह का है, लेकिन आपको मिररिंग जो है वो ध्यान में रखना है कि ऐसे टर्म्स को आप जरूर पढ़ के जाएं। द टर्म ई वेस्ट रेफर्स टू, ई वेस्ट जो है वो क्या दिखाता है? तो पहला दिया है कंप्यूटर में मिटाई गई, डिलीट की गई और अवशेषधानी फोल्डर में आई हुई फाइलें, वे अस्थायी फाइलें, फोल्डर, संलग्न लिंक आदि जो कंप्यूटर में कभी कभार ही प्रयोग में आते हैं। और नेक्स्ट आपका है तो 38 नंबर क्वेश्चन में फिर से हम इधर आ जाते हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 38 का ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, पीसी आदि जो उनकी
उपयोगी कार्यविधि के बाद निपटा दिए गए हों। और चौथा है यह पोर्टल जो घरेलू अवशेष संग्रहण की सेवाएं प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। CAD जो है वो स्टैंड फॉर, CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पर, और 40 में है आपका, फिर से आपको मैच करना है कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो पहला है इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट, और उसके आगे दिया है चार्ल्स ए मायर्स, और आपका ह्यूमन रिलेशंस थॉट और कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स और अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर योगदानकर्ता का नाम दिया है, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप देख लो, इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स ए का जो है वो 3 हो जाएगा, ए का 3 अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये आपको ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि हम हर एक फील्ड के बारे में ना उतना डीप में नहीं पढ़ के जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम बिल्कुल उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसको हमने सीधा सीधा यहाँ पर मैच है, आप देख सकते हो बिल्कुल। इंडस्ट्रियल वेलफेयर यानी कि रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ह्यूमन रिलेशंस थॉट जो है वो एल्टन मेयो ने किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड कोर्स जो है वो चार्ल्स ए मायर्स, और अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट जो है वो ए.के. राइस। तो यहाँ पर हमने टॉप 40 जो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के आने वाले जो है पार्ट्स में हम जो है टोटल जो 2012 के सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लस हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप लोग ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और लाइक और फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि इससे जो है ना वो मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी कुछ करें, कुछ और अच्छा कंटेंट जो है वो लाने की कोशिश करें। तो मैं देखती हूँ कि 85% से ज़्यादा लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, और ना ही ज़्यादा कुछ फीडबैक देते हैं। तो बिल्कुल आप देखते हैं, और होप सो अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप मुझे फीडबैक दीजिए, खराब लगता है तो भी आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।